चलिए शुरू करते हैं। आई आकाश वर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100%। तो ये आर ओ 2016 का पेपर है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वी डी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और आर सी मजूमदार द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, और एस बी चौधरी सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन सोसाइटी, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन सोसाइटीज। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि सिविल अवध इन रिवोल्ट के जो राइटर हैं वो रुद्रांशु मुखर्जी ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? रुद्रांशु मुखर्जी ने की थी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो देखिए 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। पंजाब, बंगाल और सिंध में मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। तो पंजाब, बंगाल और सिंध, तो ये दो ऑप्शन 3 और 4 वाले सही हो जाएंगे, पंजाब और बंगाल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन आपका है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकार और विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष अगस्त 1925 में। क्लियर है? अगस्त 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की लेखिका है रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिकी सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। तो संस्थाओं पर विचार करना है आपको। तो मैं बता दूं कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। प्रकाशिका ये 1836 में हुई थी। और फिर उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1838 में हुई थी, लैंड होल्डर्स की 1838। फिर उसके बाद आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसकी 1843 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। तो ये तो 1 2 3 4 ही ऑप्शन मिल जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? आपको बता दें स्टूडेंट्स की आपातकाल की जो घोषणा होती है वो युद्ध होता है, या तो बाह्य आक्रमण होता है, या तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही की जा सकती है आपातकाल की घोषणा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंतरिक अशांति, इसके आधार पर अब आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो आपका बता दें कि 58वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु अधिकृत किया गया। तो 58वां संविधान संशोधन 1987 याद रखिएगा। हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 58वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पहला है पंचायत। देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ 8वां वाला जो प्रश्न है आपका, इसमें संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। तो भाग 10 में, ठीक है, तो इसका संबंध अधिकरण से नहीं है। तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका संबंध है भाग 10 से, न कि अधिकरण से है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 में है, सहकारी समितियां 9 में है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो आप दिया है केवल एक और दो, न तो एक और न ही दो, केवल दो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बता दें क्या होगा? जो संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं एवं संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। अतः दोनों विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। पहला 7वीं अनुसूची,
देखिए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची का संबंध विधायी शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची का संबंध कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है, जहां न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं है। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको बताएं अभी, विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो ए का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची का संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं से संबंध है, तो 8वीं अनुसूची भाषाएं लिख लेंगे। और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करता है, तो यानी ए का 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 2। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10वां आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, ये लग रहा है कि तो थोड़ा सा अरेंज इधर उधर हो गया था, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं और 6ठी और दिया है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को भी विशेष महत्व दिया गया। तो कौन सा होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति पर देहली निर्धारण करेगी। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि ऐसा वो चाहें तो आपको बता दें जीएसटी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद है कर दर से छूट वाली वस्तुओं के संदर्भ में निर्णय करती है एवं नई कर नीति की दरें निर्धारित करती है। राज्य को कुछ ही वस्तुओं पर अब जैसे खनिज तेल वैट लगाने का अधिकार होगा। तो 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 क्या हैं, सही हैं दोनों। तीसरा गलत है। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? मान लीजिए ये तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, मैं आपको आंसर भी बता देता हूं। तो वो उत्तर प्रदेश था गेहूं का सबसे बड़ा राज्य। तो करंट के क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं। 14वां सुमेलित कीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। 14वां का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट सी। क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, 2 ऐसे मिलाएंगे, सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वो 1999 में शुरू की गई थी, 1999 में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वो 1997 में शुरू की गई थी। और जवाहर रोजगार योजना वो 1989 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वो 2005 में। जवाहर वो 1989 में शुरू की गई थी। तो आपको बता दें, देखिए ये योजना शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, वो आपको 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों को सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों को सांस्कृतिक परिपाटी और सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी और आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी निम्नलिखित लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है आपका स्टूडेंट्स? ये स्रोतों का संकलन होता है। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है।
ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है इसमें। अब अमजद अली खान का संबंध जानते हैं? सरोद से है। ये भारत के विख्यात सरोद वादक हैं। तो अमजद अली खान ये पखावज नहीं होंगे, ये क्या होंगे? सरोद वादक हैं। सरोद एक यंत्र होता है, सरोद वादक हैं ये अमजद अली खान। क्लियर है? बिलायत खान सितार सही है। अल्लार रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो आपका देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1995 में भारतीय बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना किसानों को उनके खेतों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त एवं समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो आपका सही ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा 18वां का बी। केवल 2 सही है, क्योंकि ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2001 लिखा है लेकिन इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड की। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जानते 329 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में कुल फसलों की बुआई 19.5 करोड़ है एवं शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल 141 करोड़ हेक्टेयर है। तो शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर है। तो शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए मृतिका, गाद, महीन बालू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट, महीन बालू के कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। गाद का व्यास 0.0625 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा महीन बालू। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था। यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि नाबार्ड की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 22 जुलाई 1982 को हुई थी। यह केवल कृषि के लिए ही नहीं बल्कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के लिए भी ऋण प्रदान करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21वां का, वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया, केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता नहीं, ये छोटे उद्योगों के लिए भी साख की सुविधा प्रदान करता है ग्रामीण इलाकों में। देखिए करनाल बंट रोग है। अब देखिए करनाल बंट रोग जो है जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का, ज्वार फसल का। तो आपको करनाल बंट रोग जो है गेहूं के फसल से संबंधित है। राजस्थान एवं हरियाणा के कई जिलों में इस बीमारी के कारण गेहूं की फसल प्रभावित होती है। इस रोग के कारण गेहूं की फसल काली हो जाती है। ठीक है, तो ये गेहूं के फसल का है करनाल बंट, गेहूं के फसल का रोग। इससे गेहूं की फसल क्या हो जाती है? काली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रूप सही सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा सी, पोटेशियम। ये स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ आपको, नाइट्रोजन वनस्पतियों के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। फास्फोरस जड़ों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैग्नीशियम स्टोमेटा के खुले या बंद होने का नियंत्रण करता है। और बोरान पौधों में प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। तो बोरान जो होता है पौधों में प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम की जगह मैग्नीशियम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सही हो जाता है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये आपका पारित हुआ था 1992 में। सुमेलित कीजिए। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कारपोरेट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का संबंध संपत्ति विक्रय कर से है। किससे है? संपत्ति विक्रय कर से है। फैक्ट्री में निर्मित वस्तुओं पर लगने वाला कर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। आयात पर लगने वाला कर कस्टम ड्यूटी एवं निगम
या कारपोरेट टैक्स आयकर की श्रेणी में आता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26वां का ए, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो गलत लिखा हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स, सॉरी, 26वां का ए जो है करेक्ट होगा। कैपिटल मैचिंग करना है तो कैपिटल गेन टैक्स क्या हो जाएगा? वो संपत्ति विक्रय है, संपत्ति विक्रय है। और फैक्ट्री में निर्मित वस्तुओं पर कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। आयात पर लगने वाला टैक्स कस्टम ड्यूटी होता है, आयात पर लगने वाला। और कारपोरेट टैक्स कौन सा होता है? वो कारपोरेट टैक्स आयात पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी, निगम या कारपोरेट टैक्स आयकर की श्रेणी में आता है। तो आयकर की श्रेणी में कारपोरेट टैक्स आता है। तो डी का पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 27वां है ये प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्व एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये गलत है, ये गलत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, रायपुर में है, याद रखिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ किस सन में? तो आपको बता दें कि ये 2006 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था। लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए तो 25 लाख से ऊपर, परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 18.5%, सही है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829, सही है। 2001 से 11 दशाब्द में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि 20.23, सही है। महिला साक्षरता 57.18 दिया गया है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महिला साक्षरता दर का अनुपात सही नहीं है। महिला का साक्षरता दर राज्य में 59.26% है, जबकि जनसंख्या घनत्व 829, ये बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। ये महिला साक्षरता ये 59 कितनी है? 59.26%, याद रखिएगा, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांश अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सी वाला सही हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है। अपरिवर्तित कहाँ से रहेगी? हर बार बढ़ती है। 61 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ पहुंचने वाले हम लोग, 1 अरब 35 करोड़ हो चुके हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ 1881 में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था 1881 में, याद रखिएगा। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। पराक्रम में लिखत के संदर्भ में प्रामिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज अधिनियम किया गया था। यह अधिक वर्षों और वर्ष 1881 में प्रभावकारी हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न पे 34वां चलते हैं। 2011 के भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आदर्श वाक्य जो उपयोग किया गया था, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस नामक आदर्श वाक्य। पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, यह आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? अब आपको बता दें, देखिए याद रखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में स्थित है, नवाबगंज, ठीक है।
संडी पक्षी विहार हरदोई जिले एवं बखीरा एवं समसपुर पक्षी विहार क्रमशः संतनगर एवं रायबरेली जिले में स्थित है। तो नवाबगंज कहाँ है? इलाहाबाद नहीं, ये आपका है उन्नाव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्नाव में। उन्नाव में, इलाहाबाद की बजाय। बखीरा कबीर खाए खीरा संत नगर कबीर नगर। और संडी क्या है? संडी पक्षी विहार, यह आपका रायबरेली में है। और समसपुर कहाँ है? हरदोई में है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। देखिए, पारिस्थितिकीय पदछाप माप की इकाई है आपका, वो आपका भूमंडलीय हेक्टेयर है। भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकीय पदछाप की शुरुआत वैकरना, जोल और रीस ने की थी। पदछाप संबंधित पहला शैक्षणिक प्रकाशन वर्ष 1992 में विलियम रीस द्वारा किया गया था। यह भूमंडलीकरण या वैश्विक हेक्टेयर का मापक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो देखिए, ये आपका प्रश्न है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत में जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। और अगला है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो 37वां जो आपका सही होगा ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थापित की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। तो इंद्रावती जो है आपका, वो आपका छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828, केरल का 860, पश्चिम बंगाल का 1028 और बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, सबसे कम है, ये उल्टा मैं बोल दिया। सबसे कम है उत्तर प्रदेश का। अगला है, भीतरकणिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है या पश्चिम बंगाल में अवस्थित है? तो आपको बता दें कि भीतरकणिका गरान उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र ओलादूब रिडले कछुए के लिए विख्यात है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। न तो 1 न तो 2 बताया ना। भीतरकणिका उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है, न कि ये सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। यह सदाबहार वन पाई जाती है। यह क्षेत्र ओलादूब रिडले कछुए के लिए विख्यात है। 41वां, भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन तो दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही बात है, बी वाला सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 41वां में होगा क्या कि भारत में सन 2001 के बाद शहरीकरण में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। महानगरों की संख्या वर्ष 2001 में 35 थी, जो 2011 में बढ़कर 53 हो गई। वर्ष 2001 में शहरों में निवासरत लोगों की संख्या 27% तक थी, जो 2011 में बढ़कर 30% से अधिक हो गई। शहरीकरण के साथ ही भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में व्यापक क्रांति हुई है। निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक नगरीकरण का विस्तार गोवा में हुआ है। यहाँ की नगरीकृत जनसंख्या 62.17% है। मिजोरम की है 52.11%। तमिलनाडु नगरीकृत जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, यहाँ की 48.4% है। और फिर उसके बाद केरल की नगरी की जनसंख्या जो है 47.7% है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले गोवा है, फिर उसके बाद गोवा के बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, फिर तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु और चौथे पे केरल है। 3 2 4 1 43 सही सुमेलित कीजिए। सिमिलीपाल, दिहांग दिबांग, नोकरेक, कोल्ड डेजर्ट। सिमलीपाता जयमंडल उड़ीसा में स्थित है, यानी ए का चौथा हो जाएगा। दिहांग दिबांग आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश यानी बी का तीसरा हो जाएगा। और नाकरेक मेघालय सी का पांचवा हो जाएगा। और कोल्ड डेजर्ट आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, डी का पहला हो जाएगा, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में किसमें दर्शित हुई है। तो आपको स्टूडेंट्स बता दें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या युग्म वाले नगर मुंबई एवं दिल्ली हैं, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 1.83 एवं 1.63 करोड़ है। मुंबई एवं दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है? 17.3%। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित स्थल घोषित किया? तो कंचनजंगा जो स्वांगयेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम राज्य में स्थित है, को विश्व धरोहर की श्रेणी में घोषित किया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूरी की? तो ये बता दे रहा है, लेकिन सब करंट का क्वेश्चन है सर, इस समय को अपडेट कर लीजिएगा। तो काहिरा से अपनी यात्रा शुरुआत की थी। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो आपको श्रीलंका को घोषित किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त। रियो 2016 के पैरालंपिक में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मरियप्पन यंगावेलूर थे, जिन्होंने अपने सहपाठी वरुण सिंह भाटी के साथ ऊंची छलांग पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो कौन से हो जाएंगे? मरियप्पन थंगावेलू। सितंबर 2016 में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया? ये सब करंट की क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश को भारत ने हराया था उस समय, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन करंट के क्वेश्चन हैं। तो चलिए, कल मैं दूसरा पार्ट इसका लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।